साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिए, आज के इस सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमारे प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, उसको लेकर आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता, उसका निर्वाचन और उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, वो तमाम विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल की शक्तियों को भी हम तुलना करके जानने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र में जो काम राष्ट्रपति का होता है वही राज्य में काम राज्यपाल का होता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की शक्तियों को तुलना करके आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति की शक्तियों की यदि अपन बात करें तो शक्तियों को अपन दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। एक होती है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी जो अपन पढ़ते हैं वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों की तीन प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। दूसरा अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन में अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 356। और तीसरा जो अपन पढ़ते हैं वो आपके वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात का उल्लेख है अनुच्छेद 360। तो तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा कौन सा है, वित्तीय आपात। यदि सामान्यकालीन शक्तियों की बात करें तो इसमें अपन एक तो पढ़ते हैं कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। दूसरी अपन पढ़ते हैं विधायी शक्तियां। तीसरी अपन पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियां। और नंबर 4 पे जो अपन पढ़ते हैं वो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो चार प्रकार की शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, और कौन सी है, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है लेकिन राज्यपाल को नहीं होती है, वो है आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल के संबंध में राज्यपाल को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है लेकिन राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अब कार्यपालिका और विधायी शक्तियों में आपको रटा नहीं माना है। कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के संबंध में या सरकार के संबंध में जो भी काम है, किसी की नियुक्ति करना है, किसी आयोग का गठन करना है, प्रधानमंत्री की परामर्श से जो भी काम करेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद यानी सरकार की परामर्श से जो भी काम करेंगे, वो उनकी कार्यपालिका शक्ति होगी। और अपन बात करें विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्तियों में आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें संसद से संबंधित जो भी काम रहेंगे उसको अपन विधायी शक्तियों के नाम से जानते हैं। तो संसद से संबंधित जो भी काम होते हैं उसे विधायी शक्ति कहा जाता है। और सरकार के संबंध में जो भी काम होंगे उसे अपन कार्यपालिका शक्ति के नाम से जानते हैं। जैसे अपन बात करें कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति होगी, ये कार्यपालिका शक्ति नहीं है, विधायी शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ये कार्यपालिका, क्योंकि अपने मन से किसी की नियुक्ति नहीं करे। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं, ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। और देखिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को अनुच्छेद ध्यान रखना होता है, वो है 53। और अनुच्छेद 53 में आप पढ़ते हैं कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या फिर राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। राष्ट्रपति स्वयं या राष्ट्रपति के
अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। यह बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? 53, कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग या तो राष्ट्रपति स्वयं करते हैं या राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की जाती है। फिर अनुच्छेद 77 ये कह रहा है कि देश के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। देश के समस्त शासन संबंधी कार्य किनके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जबकि करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद में अगला अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, वो है अनुच्छेद 77(3). 77(3) में लिखा हुआ है कि मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम, मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम जो हैं ये किनके द्वारा बनाए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें 1961, मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी है? 77(3) में। और कौन से वर्ष में मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाए गए हैं? वो वर्ष है आपका 1961। अगला अनुच्छेद ध्यान रखना 75(1), और इसमें लिखा हुआ है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। वो प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई? आपके अनुच्छेद इसका ध्यान रखना, वो कौन सा है? 75(1). इसमें कुल मिलाकर बात ये है कि जो काम, अब जैसे आप राज्यपाल को पढ़ेंगे तो राज्यपाल में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अनुच्छेद इसमें आएगा राज्यपाल में 154 कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। दूसरा इसमें आप देखते हैं राज्यपाल में कि देश के समस्त शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और ये आपके कौन से अनुच्छेद में मिल जाएगा? 166 में। 89 जोड़ने वाला फॉर्मूला आपको इसमें अलग से बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना होता है और वो है 77(3), मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम किन के द्वारा बनाए जाएंगे? वो राज्यपाल, और केंद्र में कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद लोकसभा में, और राज्य में लोकसभा नहीं होती है, राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल जो है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री की परामर्श से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। लिख लिया यहां तक सभी ने? चलिए अब देखिएगा अनुच्छेद 78, मैं लास्ट में तुलना करके आपको बता दूंगा। 78 और 78 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि व प्रशासन के संबंध में, विधि व प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। विधि और प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए। ये बात कौन सा कह रहे हैं? 78 कि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री से विधि और प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना क्या करवाई जाए? उपलब्ध करवाई जाए। अब जो काम
केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का होगा, वही 78 में जैसे 89 जोड़ेंगे तो वहां पर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। जैसे आपने केंद्र के लिए अनुच्छेद पढ़ा 53, 77, 75, 78, तो राज्य में कौन सा पढ़ेंगे 154, 166, 164 और 167। या राष्ट्रपति सूचना मांग सकते हैं या राज्यपाल मांग सकते हैं, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति है या मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे तो राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। देश की समस्त शासन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और कार्यपालिका शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति के नाम से होंगे, और ये यहाँ पर किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से। अगला अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है वो है 263। अनुच्छेद 263 में लिखा है कि राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का क्या करेंगे, गठन करेंगे। राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेंगे। यह बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, 263। केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य की सरकारें एक साथ मिलकर जो है वो सहयोग की स्थिति को उत्पन्न कर सके। क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक शब्द जो है वो फेडरलिज्म सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है समझौता या अनुबंध। और भारत में जो समझौता या अनुबंध हुआ है वो सहयोगी संघवाद के तौर पर है, प्रतिस्पर्धी संघवाद नहीं है। इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद की जब भी बैठक होती है केंद्र में प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। और इनका उद्देश्य होता है कि केंद्र और राज्य के संबंधों को क्या बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, ताकि भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो मजबूत बने। साथ ही अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख तो 263 में, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ है तो वो आपको ध्यान रखना है सरकार या आयोग की सिफारिश पर। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। कौन से वर्ष की बात है, सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। किनके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा। अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को लेकर। और कार्यपालिका, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है वो भी राष्ट्रपति ने अपने मन से नहीं करा है, ये भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की परामर्श है। तो 78 के बाद अगला अनुच्छेद है 263। फिर आपको 3 अनुच्छेद एक साथ पढ़ने, 338, 338A और 338B। ए और बी मैंने कैपिटल लिखा, इसका मतलब इसे बाद में जोड़ा गया। 338A में लिखा गया है, ये जोड़ा गया 89 संशोधन 2003 द्वारा, और ये 102वें संशोधन 2018 द्वारा जोड़ा। 338 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए शुरुआत में यही प्रावधान था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया, लेकिन वर्तमान में दोनों के लिए अलग अलग आयोग हैं। इस अनुच्छेद 338 में लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और इसमें लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन तीनों आयोगों का गठन जो है किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। और तीनों आयोगों में अलग अलग जो है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 इसमें सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इन सब की नियुक्ति जो है वो भी किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य,
इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को लेकर। और कार्यपालिका शक्तियों का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की परामर्श से राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लिख लिया कौन सा अनुच्छेद है? 338, 338 ए और 338 बी। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब ये तीनों अलग अलग आयोग हैं, इनका गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की परामर्श। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना वो अनुच्छेद है 339, 340। मैं अनुच्छेद सहित शक्तियों को बात बता रहा हूं ताकि स्थिति ज्यादा अच्छी बने। 341 और अनुच्छेद 342। देखिए यदि अपन बात करें अनुच्छेद 339 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु विशेष योजनाएं व आयोग का गठन, विशेष योजनाएं या आयोग का गठन किया जाएगा। और ये आयोग का गठन किन के द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जैसे 1960 में ढेबर आयोग, और 1960 में जो ढेबर आयोग का गठन किया गया है उसका आधार भी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 339 के तहत ढेबर आयोग का गठन किया गया। फिर अनुच्छेद 340 की बात करें तो 340 में लिखा है पिछड़े वर्ग की पहचान करने हेतु, पिछड़े वर्ग की पहचान करने हेतु राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। पिछड़े वर्ग की पहचान करने तो राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया गया। और 1978 में बीपी मंडल, जिसकी 1979 में रिपोर्ट आती है, बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन किया गया। और इसी मंडल आयोग की सिफारिश पर 1990 में पिछड़ा वर्ग को वीपी सिंह की सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। साथियों इस समय जो आरक्षण की बात थी वो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को ही दिया गया था। 340 में लिखा हुआ था कि पिछड़ा कौन होगा इसकी पहचान की जाएगी और राष्ट्रपति इसके लिए आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति ने 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1979 में दूसरा एक बीपी मंडल आयोग का गठन किया जाता है 1978 में, लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट जब तक आती है तब तक मोरारजी की सरकार जा चुकी है और देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है वो आ चुके हैं। उन्होंने भी जब तक सत्ता में बहुमत की आवश्यकता होती है बिना लोकसभा का सामना किए अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और प्रधानमंत्री वापस से इंदिरा गांधी बन गए। इंदिरा गांधी ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर कोई बात नहीं की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी के समय भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बात नहीं हुई। राजीव गांधी की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, और सरकार में रहते हुए सरकार पर आरोप लगाने लगे कि सरकार में क्या हो रहा है? घोटाला हो रहा है। इसी कारण से राजीव गांधी ने उन्हें सरकार से बाहर कर दिया गया और इस समय विपक्षी दलों ने सबने मिलकर एक नया मोर्चा बनाया जिसका नाम जनता मोर्चा रखा और जनता मोर्चा के नेता वीपी सिंह को निश्चित किया गया और वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए और जनता मोर्चा की सरकार बन गई और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने।
सत्य वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने उस समय बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली, लेकिन इस बार आंकड़ा 60 से ज्यादा जा चुका था। तो बीजेपी को लगा कि यदि 150 सीटें मिल जाती हैं तो प्रधानमंत्री भी उधार से लाने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने खुद का होगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी के द्वारा सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की जाती है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जो रामराज की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ऐसे करके जो रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी, वीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वीपी सिंह को लगा कि यदि बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई तो ऐसी स्थिति में उन्हें सत्ता से बाहर जाने का रास्ता देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वीपी सिंह के अच्छे मित्र शरद यादव थे, वो आए और शरद यादव के कहने से वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया। और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही दिया जाता है और 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इसे न्यायालय में चैलेंज किया गया। वो इंदिरा साहनीवाद था, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण बिल्कुल सही है, संवैधानिक है, लेकिन ओबीसी के दिए गए आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन किया जाए। क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत, यानी ऐसा व्यक्ति जो ओबीसी में है और वर्तमान के अनुसार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ओबीसी का व्यक्ति जैसे ही फॉर्म भरता है, ओबीसी सिलेक्ट करता है तो उसके सामने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आता है, और वो ज्यादातर नॉन क्रीमी लेयर भरता है। या सेना में जो कर्नल है या उनके समकक्ष कोई भी अधिकारी है और वो अगर ओबीसी से हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रुप ए और बी के सरकारी अधिकारी हैं, इनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल ओबीसी में ही लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद में कहा कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है लेकिन वो कलेक्टर के पद पे है तो उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में और कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का उपवर्गीकरण होना चाहिए, यानी जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है अब उन्हें और से आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। उसी जाति में अन्य व्यक्ति जिन्हें अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाए। इसके बाद अनुच्छेद 341 और 341 में लिखा है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना, नोटिफिकेशन जो है वो किन के द्वारा जारी किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। और ये बात इसमें लिखी है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अधिसूचना, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अधिसूचना जो है वो किन के द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। जबकि इन दोनों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होगी? संसद को। इन दोनों के संबंध में विधि किनके द्वारा बनाई जाएगी? संसद के द्वारा बनाई जाएगी। यानी राज्य विधानमंडल को अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य के पास की इसके संबंध में कोई अधिकार नहीं। फटाफट से इसको देखिएगा, कौन से अनुच्छेद की बात करें? 339,
जल्दी से देखिए इसे, अनुच्छेद 339 से लगाकर 342। दूसरी बात आपको इसमें यह भी ध्यान रखनी है कि पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए अभी संविधान में 105वां संशोधन हुआ और पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार जो है वो राज्यों को प्रदान किया गया। जल्दी से इसको देखिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे करें। चलिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में आपने अनुच्छेद 342 तक की बात करी और मैंने कहा कि राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करते हैं वो सारी नियुक्ति प्रधानमंत्री की परामर्श से की जाती है और प्रधानमंत्री से परामर्श करने का मतलब होता है कि वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां ही रहेगी। और राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली कौन कौन सी नियुक्तियां, तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां और सभी प्रकार की नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से ही करते हैं। और राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में किसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त। इनके अलावा यदि अपन बात करें महान्यायवादी, इनके बाद ध्यान रखना है सीएजी, महान्यायवादी सीएजी। और महान्यायवादी सीएजी के बाद नेक्स्ट आप ध्यान रखना है यूपीएससी, संघ लोक सेवक, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। और यूपीएससी के साथ जेपीएससी भी ध्यान रख सकते हैं, यूपीएससी और जेपीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। इनके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। इनके अलावा आपको ध्यान रखना केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा दिल्ली में मुख्यमंत्री, दिल्ली में मुख्यमंत्री, पुदुचेरी के में मुख्यमंत्री, पुदुचेरी में मुख्यमंत्री। और इनके अलावा विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्त, विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्त। इन सब की नियुक्ति जो है वो किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे पहले देखिए, सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद मिलेगा आपको, 155। और अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त, इनका उल्लेख 239 में, और इनकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त, बड़े केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, चंडीगढ़ में प्रशासक होता है, और बाकी छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होता है, आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है। जैसे लक्षद्वीप की बात करें, दादरा की बात करें, इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, सीएजी की नियुक्ति 148 है।
यूपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्ति 316 है। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 280 है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति 239 ए भी है, देखिए 239 डबल है। पुदुचेरी के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अलग से प्रावधान है, वह है संघ शासित प्रदेश अधिनियम, संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 की धारा 45। और विदेशों में कौन होगा, या तो राजदूत होगा या फिर कौन होगा, उच्चायुक्त। ऐसे देश जो कभी राष्ट्रमंडल के सदस्य देश रहे हैं, उसमें जो भारत का प्रतिनिधि होता है उसे अपन उच्चायुक्त बोलते हैं, हाई कमिश्नर। वो बाकी देशों में हमारा जो प्रतिनिधि होगा उसे अपन राजदूत बोलते हैं। और ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से ही करते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी का विशेष रूप से ध्यान रखना। और दिल्ली के लिए 69 संशोधन हुआ था 1991 में, और इसके द्वारा दिल्ली के लिए 2 प्रावधान जोड़े गए, जिसमें 239 डबल ए और 239 ए बी। और 17वें संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। साथियों, पिछली बार राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, महाभियोग प्रक्रिया क्या रहेगी, वो देखो। जल्दी से लिखिए इसे। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। चलिए, ये तो होगी राष्ट्रपति की कार्यभार। जैसे आप राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल भी बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं। जैसे राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेंगे। तो राज्यपाल जो भी नियुक्तियां करेंगे वो तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, और बाकी के अंदर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को लेकर बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपन दूसरी शक्ति की, और वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और विधायी शक्तियों का मतलब होता है संसद के संबंध में राष्ट्रपति के क्या शक्तियां हैं, संसद के संबंध में राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे आप विधायी शक्तियों के नाम से जानते हैं। और हेडिंग लगा लीजिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद है 79। इसमें लिखा है संसद के 3 अंग हैं, 3 अंग होते हैं। और 3 अंग कौन कौन होते हैं? एक राष्ट्रपति है, एक राज्यसभा है, और तीसरा कौन है? लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अर्थात विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। जब तक राष्ट्रपति किसी बिल, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। अर्थात राष्ट्रपति संसद के भी अंग है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी हिस्सा है और विधायिका का भी हिस्सा है। अगला अनुच्छेद 80(3), इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और इनका जो क्षेत्र रहेगा राज्यसभा में,
कौन से क्षेत्र से कर सकते हैं? तो क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये चार ही क्षेत्र हैं। खेल शब्द का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में। आरपीसी ने लगातार 2-3 बार प्रश्न पूछ लिए, इसका सही क्रम क्या है? तो पहला साहित्य है, दूसरा विज्ञान है, तीसरा कला और चौथा समाज सेवा है ना। इसमें अच्छे कार्य करने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यपाल में राज्यसभा में क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। और अब तक राजस्थान से एकमात्र मनोनीत सदस्य हैं, वो है नारायण सिंह माणकलाव। और माणकलाव जी राजस्थान के जोधपुर जिले के माणकलाव गांव से हैं, जिन्होंने समाज सेवा को लेकर कार्य किया, इसलिए उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया। अगला अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाता है। 331 में लिखा है कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिले, आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिले, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। 2 सदस्यों को लोकसभा में क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। साथ ही एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जिनकी माता भारतीय मूल की हो और जिनके पिता यूरोपियन हो, उनकी संतान जो है उसे अपन एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे एंग्लो इंडियन थे जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, और एक सदस्य था जिसका नाम था फ्रैंक एंथोनी। और फ्रैंक एंथोनी के कहने से ही संविधान में एक अनुच्छेद 331 और एक 333 जोड़ा गया। अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा में, और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। और प्रत्येक 10 साल के बाद राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार जो राजनीतिक आरक्षण बढ़ा 104वें संशोधन के द्वारा, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, महिला, इनके आरक्षण को बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन को मिलने वाले राजनीतिक आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। अर्थात एंग्लो इंडियन का राजनीतिक आरक्षण अब निष्प्रभावी हो चुका है। ध्यान रखिएगा, समाप्त नहीं हुआ है, राजनीतिक आरक्षण क्या हो चुका है? निष्प्रभावी हो चुका है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे? 104वें संशोधन 2020 द्वारा अनुच्छेद 331 व 333 को निष्प्रभावी कर दिया। 331 व 333 को क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया। अब किसी भी एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बिल्कुल सही बात है। एंग्लो इंडियन को मिलने वाला राजनीतिक आरक्षण अब क्या हो चुका है? निष्प्रभावी हो चुका। चलिए, 3 अनुच्छेद एक साथ ध्यान रखना। अंतिम एंग्लो इंडियन 2 आप नाम ध्यान रख सकते हैं, रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर। ये ऐसे एंग्लो इंडियन थे जिन्हें मनोनीत किया गया था अंतिम बार। इसके बाद किसी भी एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है। अभी वर्तमान में लोकसभा के टोटल 543 सीटें, और 543 के 543 सीट जो मेंबर हैं वो निर्वाचित होते हैं। 3 अनुच्छेद 85, 86 और 87। ये अनुच्छेद 85 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान व लोकसभा को भंग करते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आहूत का मतलब होता है बुलाना। राष्ट्रपति संसद के सत्र को
आउट यानी बुलाते हैं, सत्रावसान यानी समाप्त करते हैं, और लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 86 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, वह संबोधित कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। और इसमें जो आपको ध्यान रखना वो भी 3 शब्द हैं। पहला शब्द इसमें अभिभाषण है, दूसरा संदेश है और तीसरा संबोधित है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किनके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद द्वारा। कौन तैयार करते हैं, मंत्री परिषद। और इसके बाद अनुच्छेद 87 ये कह रहा है कि वर्ष की प्रथम बैठक व लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक, लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक में दोनों सदनों के समवेत सत्र, दोनों सदनों के समवेत सत्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देंगे। राष्ट्रपति क्या देंगे, विशेष अभिभाषण देंगे। और इसमें जो शब्द आपको ध्यान रखना है वो शब्द कौन सा है, विशेष अभिभाषण। और विशेष अभिभाषण कब कब देंगे, एक तो वर्ष की पहली बैठक और एक लोकसभा के गठन की पहली बैठक में दोनों सदनों के समवेत सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाएगा। एटी 86 और 87, तो अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। अब जो शक्ति केंद्र में रहेगी वो 89 जोड़ने से आपके आ जाएगा राज्यपाल। 174, 175 और 176। 174 में राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विधानसभा को भंग करेंगे। इसके बाद 86 में राज्यपाल अभिभाषण, संदेश और संबोधित, और 87 में विशेष अभिभाषण। कुल मिलाकर जो चीजें केंद्र में राष्ट्रपति को होती हैं तमाम चीजें राज्य में राज्यपाल को भी प्राप्त रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 99। और 99 में संसद के सदस्यों को शपथ, राज्य संसद के सदस्यों को शपथ जो है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि द्वारा, संसद के सदस्यों को शपथ किनके द्वारा दिलाई जाएगी, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की प्रतिनिधि। लेकिन होता क्या देखिए, जैसे ही लोकसभा का गठन होता है राष्ट्रपति किसी एक सदस्य को शपथ दिलाते हैं और उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि अन्य सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, और जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करना। और जैसे ही लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष बनता है प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। साथियों, प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते हैं। कब तक काम करेंगे, जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता। और जैसे ही लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष बनता है प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अभी जो लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा, और 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, और 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो बने थे वो थे भर्तृहरि मेहताब। कौन बने थे, भर्तृहरि मेहताब। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि मेहताब। लेकिन जैसे ही लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष बना ओम बिरला जी बने और प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अनुच्छेद 99 लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम। राज्यसभा में प्रतिनिधि कौन होता है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधि राष्ट्रपति का कौन होता है,
राज्यसभा में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि जो होता है वो आपके होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, चलिए दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान रखना, लगातार इसका प्रश्न आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 102 में लिखा है संसद के सदस्यों के निर्भरताओं का आधार। संसद के सदस्यों के निर्भरताओं का मतलब होता है अयोग्यता। निर्भरताओं का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। संसद के सदस्यों के निर्भरताओं का आधार, यानी एक सांसद है, किन किन आधार पर उनकी सदस्यता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। चार आधार है। पहला है मानसिक चित्त विकृत। एक सांसद था लेकिन उसकी प्लेट खिसक गई, मानसिक चित्त विकृत। दूसरे क्या हो चुके हैं? दिवालिया। तीसरा भारत का नागरिक न रहे, भारत का नागरिक न रहे। चौथा लाभ का पद धारण कर ले। लाभ का पद क्या कर ले? धारण, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। तो संसद के सदस्यों के अयोग्यता का चार आधार है, मानसिक चित्त विकृत, दिवालिया, तीसरा भारत का नागरिक नहीं रहे, और चौथा है आपका लाभ का पद धारण। लेकिन इसका निर्धारण किन के द्वारा किया जाएगा? तो इसमें लिखा हुआ है कि संसद के सदस्यों के निर्भरताओं का निर्धारण, निर्भरताओं का निर्धारण जो करने का काम है, इन निर्भरताओं का निर्धारण किन के द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति किसकी परामर्श से निर्भरताओं का निर्धारण करेंगे? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से उनकी निर्भरताओं का क्या किया जाएगा? निर्धारण। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से करेंगे, प्रधानमंत्री की परामर्श से नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कह देंगे विपक्ष सारा पागल हो चुका है। तो इसमें केंद्रीय निर्वाचन, यही प्रश्न लगातार RS 21 2000 प्री और RS 21 2021 में मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। तो ये निर्भरताओं का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी परामर्श से? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से किया जाएगा। चलिए यहां तक देखिए फटाफट से, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। फिर आपने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा 108, जिसमें संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। देखिए ज्वाइंट सेशन अलग है, ज्वाइंट सीटिंग अलग है। तो इसमें अनुच्छेद 108 में अपन पढ़ते हैं वो है संयुक्त बैठक। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। आप सभी को पता होगा कि देश में कानून तभी बनता है जब संसद के दोनों सदन जो है किसी बिल को पारित कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी बिल को लोकसभा पारित कर ले, राज्यसभा नहीं करे, राज्यसभा कर ले, लोकसभा नहीं करे, अर्थात संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर यदि गतिरोध, टकराव उत्पन्न हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो सबसे पहले बात करें संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, क्यों बुलाई जाती है? तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, जब संसद के दोनों सदनों के मध्य, संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक को लेकर
किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाए। संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, उस समय क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। फिर संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके लिए संविधान का एक अलग से अनुच्छेद है 118(4), जिसमें लिखा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, और अध्यक्ष नहीं है तो फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष, और वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। फिर संयुक्त बैठक की प्रक्रिया के नियम कौन बनाएंगे? तो संयुक्त बैठक की प्रक्रिया के नियम का उल्लेख है अनुच्छेद 118(3), और प्रक्रिया के नियम में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया के नियम किनके द्वारा बनाए जाएंगे? तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा। राज्यसभा के सभापति के द्वारा संयुक्त बैठक जो है इससे संबंधित प्रक्रिया के नियम बनाए जाएंगे। अब तक संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई, 1961, 1978 और 2002। पहली बार बुलाई, उस समय कानून का नाम था दहेज निषेध, दहेज निषेध विधेयक। दूसरी बार बुलाई थी 1978 में, उस समय कानून का नाम था बैंकिंग व डाकघर विधेयक। तीसरी बार बुलाई थी, उस समय कानून का नाम था आतंकवाद निरोधक विधेयक। कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? 3 बार। पहली बार 1961, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार 2002। पहली बार बुलाई, उस समय अध्यक्षता किसने करी? तो पहली बार करी थी A.S. अयंगर, और A.S. अयंगर जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये क्या थे उस समय? लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरी बार बुलाई थी, उस समय अध्यक्षता करी थी K.S. हेगड़े, और K.S. हेगड़े भी लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष। और तीसरी बार बुलाई थी, उस समय अध्यक्षता करी थी P.M. सईद ने, और P.M. सईद क्या थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। आप कहेंगे इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कहां गए? तो लोकसभा अध्यक्ष का नाम था GMC बालयोगी, और GMC बालयोगी लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन इनकी पद पे रहते ही क्या हो गई थी? मृत्यु। जब अध्यक्ष थे ही नहीं तो अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। बाकी धन विधेयक और संविधान संशोधन, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक और संविधान संशोधन के संबंध में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्लियर है बात यहां तक? धन विधेयक और संविधान संशोधन बिल पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। जल्दी से इसको देखिएगा। संयुक्त बैठक, और विधायी शक्तियों में अंतिम बात आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो ध्यान रखना, लिखवा नहीं रहो वैसे ही ध्यान, किसी की भी रिपोर्ट राष्ट्रपति अगर संसद में पेश करते हैं वो भी विधायी शक्ति है। जैसे RPSC की तो राज्यपाल करते हैं, वैसे UPSC संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं। CAG की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं, और वो भी राष्ट्रपति की कैसी शक्ति मानी जाएगी? विधायी शक्ति। एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 123, और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान, ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको,
देखिए देश में कानून बनाने के लिए हमारी संस्था संसद है, और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय अगर देश के में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो हमने एक विकल्प रखा है जिसे अध्यादेश के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? क्या संसद का सत्र चल रहा है उस समय अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्या? नहीं। अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है अर्थात विश्रांति काल है। संसद का सत्र नहीं चल रहा अर्थात कैसा काल है? विश्रांति काल है, छुट्टियों का समय, और उस समय देश में अगर कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी अध्यादेश जारी नहीं होगा, यह अध्यादेश भी साधारण विधेयक पर ही जारी किया जाएगा। दूसरा है, अध्यादेश कौन जारी करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। संघ सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर 213 के तहत राज्यपाल जारी करेंगे। अध्यादेश की अवधि तय है। पहली, अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है, क्योंकि दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का समय होता है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। और दूसरा, सत्र प्रारंभ होने के पश्चात अध्यादेश की अवधि जो होती है वो होती है 6 सप्ताह। तो दोनों अवधि ध्यान रखनी है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछे तो 6 माह और 6 सप्ताह, और सत्र प्रारंभ होने के पश्चात अध्यादेश की अवधि पूछे तो कितनी करनी है? 6 सप्ताह। चलिए, तो ये अपने राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हो गई हैं विधायी। अब आपको तुलना कैसे करनी है, देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 79, 83, 331, 85, 86, 87, 99, 102, 103, 111, इससे पहले 108, 111 और 123, ये तो हो गई विधायी शक्ति। उसी प्रकार से राज्यपाल की बात करें, 168, 171, 333, 174, 175, 176, 188, 191, 192। राज्यों में संयुक्त बैठक नहीं होती है 200 और 213। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, यहाँ पर राज्यपाल जो हैं वो 171 के तहत विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्य, विधानसभा में 1 सदस्य। आउट सत्रावसान, अभिभाषण संदेश, विशेष अभिभाषण, यहाँ पर भी विशेष अभिभाषण। संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। संसद के सदस्यों के निर्णयताओं का आधार, विधानमंडल के सदस्यों के निर्णयताओं का आधार, निर्णयताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, राज्य में राज्यपाल। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श है, ये भी केंद्रीय निर्वाचन है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य केवल पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव करवाना। 108 में संयुक्त बैठक, राज्य में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, वो अपन अलग से जब वीटो शक्ति पढ़ेंगे उस समय इसका अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ेंगे। विधानमंडल के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं, राज्यपाल को प्राप्त शक्ति। यहाँ पर भी अध्यादेश है और यहाँ पर भी क्या है? अध्यादेश। केंद्र में अध्यादेश संघ सूची के विषय पर जारी होगा और राज्य में अध्यादेश जो है वो राज्य सूची के विषय पर जारी होगा। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां जो हैं वो हमने देखी, एक तो कार्यपालिका और दूसरी विधायी। ऐसे कैसे? कार्यपालिका शक्ति में तुलना करने के लिए बताया था आपको, 53 के सामने 154, 77 के सामने 166, 75 के सामने 164 और 78 के सामने 167। ये आपकी किसकी शक्ति हो गई है? ये कार्यपालिका शक्तियां हो गई है। एक तरफ राष्ट्रपति की है और दूसरी तरफ किसकी है? राज्यपाल की।
ठीक है, तो ये दोनों चीजें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। एक तरफ राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और दूसरी तरफ राज्यपाल। एक तरफ राष्ट्रपति की विधायी शक्ति तो दूसरी तरफ राज्यपाल, और बाकी जो शक्तियां हैं उसको भी अपन बात करेंगे। एक न्यायिक शक्तियां, उसको भी अपन तुलना करके देखेंगे, और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की भी तुलना करके फिर आपातकालीन शक्तियों को तीन अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद में तीनों को एक तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से पढ़ने का काम करेंगे, ताकि आपकी समझ संविधान और राष्ट्रपति टॉपिक के प्रति अच्छी और बेहतरीन बन सके। देखिए, अनुच्छेद 111 कह रहा है कि संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में, संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में, संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति अनुच्छेद कौन सा है? 111। अब राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त है? देखिए, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं, लेकिन कितनी बार भेज सकते हैं? एक बार। तीसरी इसमें है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पास ही सुरक्षित रख सकते हैं। और अपने पास ही सुरक्षित रखने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने इस पर जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया। साथियों, वीटो का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को जो वीटो की शक्ति प्राप्त होती है उसका आधार संविधान का अनुच्छेद 111 है। तो अपन वीटो को अलग से पढ़ने वाले हैं। 111 में किसी भी बिल पर राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति है, और किसी बिल पर राष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों में हस्ताक्षर करेंगे, इनका संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को लेकर, और वीटो शक्ति में हमें ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार के वीटो प्राप्त होते हैं और वीटो के कुल प्रकार कितने। देखिए, यदि अपन वीटो की बात करें, वीटो को अंग्रेजी में वीटो बोलते हैं, हिंदी में इसे निषेधाधिकार बोलते हैं। निषेधाधिकार, 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 निषेधाधिकार। इसका आधार जो है वो संविधान का अनुच्छेद 111। अच्छा प्रश्न मेंस के लिए बन सकता है। आधार संविधान का अनुच्छेद 111 है, और इसको अपन 4 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। अर्थात वीटो के 4 प्रकार है। सबसे लास्ट में है उसे आप विशेषित वीटो बोलते हैं, और विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इसमें तो एक लाइन मैंने लिख ली है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं। दूसरा जो है उसे आप बोलते हैं पॉकेट, या इसी का नाम है जेबी वीटो, पॉकेट या जेबी वीटो। इससे पहले जो वीटो है उसका नाम है निलंबनकारी वीटो, और इससे पहले जो वीटो है उसे आप बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। तो वीटो के कितने प्रकार हो गए, तो आपको ध्यान रखना, वीटो के जो हैं वो 4 प्रकार है। कौन कौन सा वीटो है? एक आत्यांतिक वीटो है, एक निलंबनकारी वीटो है, एक पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो। और विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। पहली बात को अच्छे से आपको यहां से ध्यान रखना है, विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं। पॉकेट या जेबी वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी बिल को अपने पास क्या कर ले, सुरक्षित। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही सुरक्षित रख दे, अपने पास ही क्या रख दे, सुरक्षित रख दे। जब राष्ट्रपति किसी बिल को अपने पास ही सुरक्षित रख दे तो इसका मतलब है राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया है। इसका प्रयोग अब तक एक ही बार हुआ है, प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा, ज्ञानी जेल सिंह द्वारा, और डाकघर संशोधन विधेयक पर किया गया।
डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया। तो ये तो बात होगी आपके कौन से वीटो की, पॉकेट या जेबी वीटो। पॉकेट या जेबी वीटो का प्रयोग अब तक एक ही बार हुआ है, 1986 में हुआ, और 1986 में भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अब इसमें आपको ध्यान है क्यों किया गया इसका प्रयोग। 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में इंदिरा गांधी के अंगरक्षक जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, और हत्या के बाद बहुत सारे सिख जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया, मतलब कुल मिलाकर सिख दंगे हो गए। और राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री और ज्ञानी जैल सिंह जो हैं वो सिख समुदाय से आते हैं। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी के बहुत विश्वस्त लोग थे, विश्वस्त व्यक्ति थे, इंदिरा गांधी के समय गृह मंत्री भी रहे थे। बाद में सिख दंगों की वजह से ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसे कह दिया कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई है 10-20 सिख अगर मारे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको लेकर आपस में टकराव की स्थितियां बनी हुई थी, और इसी दौरान जो है वो इस बिल पर न तो हस्ताक्षर किए, नहीं हस्ताक्षर करने से मना करे, नहीं इसे पुनर्विचार के लिए भेजा, अर्थात अपने पास ही सुरक्षित रख लिया। और सुरक्षित रखने का मतलब हमने समझ लिया कि राष्ट्रपति ने इस बिल पर वीटो का प्रयोग कर लिया, और वीटो कौन से का प्रयोग कर लिया है, जेबी या फिर पॉकेट वीटो। तो ये थोड़ा सा आपको अलग से इसमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना, उसे आप निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दें, और किसी भी बिल को अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, इसका मतलब है राष्ट्रपति ने उस पर कौन से वीटो का प्रयोग कर दिया है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर दिया। और राष्ट्रपति कई बार बिल को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होती है। और पुनर्विचार के लिए कई बार भेजने का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के लिए एक दो नहीं ध्यान रखना है, तो कई बार जो है ऐसी स्थिति में जो है इसमें बस ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति किसी बिल को यदि पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति ने कौन से का प्रयोग कर लिया है, निलंबनकारी वीटो। तो इसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज दे, इसका मतलब राष्ट्रपति ने कौन से का प्रयोग कर लिया है, वो आपके निलंबनकारी। आत्यंतिक वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को समाप्त कर दे, राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या कर दे, समाप्त कर दे। और राष्ट्रपति किसी भी बिल को अगर समाप्त कर दे तो ऐसी स्थिति में समझना है कि राष्ट्रपति ने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर लिया। लेकिन समाप्त अपने मन से करेंगे क्या, नहीं, मंत्री परिषद की परामर्श से किया जाएगा। तो अर्थात इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसका प्रयोग कब होता है, दो कंडीशन है। पहली, एक तो जो कोई प्राइवेट बिल हो, निजी विधेयक पर प्राइवेट बिल पर होगा। और दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है निजी विधेयक के बाद में नंबर 2 पे, और वो इसका रहेगा कि जब कोई सरकार परिवर्तन हो जाए। दूसरा रहेगा जब सरकार परिवर्तन हो जाए। सरकार परिवर्तन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कल लोकसभा के चुनाव में सरकार किसी और दल की बन जाए, तो बीजेपी की सरकार के द्वारा जो बिल भेजे गए थे और जो पेंडिंग बिल थे, राष्ट्रपति उस बिल के संदर्भ में कह सकते हैं कि इस बिल को अपने पास ही रखा हुआ जो है ना, उसको आत्यंतिक वीटो के तहत समाप्त कर दीजिए, हमारी नई सरकार इस नए कानून को नए सिरे से वापस से बनाएगी। तो वो भी मंत्री परिषद के कहने से जब सरकार चेंज हो जाती है तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग अब तक मुख्यतः 2 बार हुआ है। प्रयोग कब कब हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार तो 1954 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है वो इसका प्रयोग किया था। बिल का नाम था पेप्सू विनियोग विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया। और दूसरी बार जो है 1991 में आर वेंकटरमण द्वारा सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि, और सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि से संबंधित जो है इस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया गया। तो फटाफट से इसको नोट करिएगा, राष्ट्रपति की वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति।
जल्दी से इसको नोट करिएगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को लेकर एक एक लाइन को अच्छे से आपको देखना है। वीटो के 4 प्रकार हैं, लेकिन एक प्रकार का वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। जो एक प्रकार का वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है उसे अपन विशेषित वीटो के नाम से जानते हैं। बाकी 3 प्रकार का वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी वीटो शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन वीटो का आधार जो है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद रहने वाला है, 111। यानी राष्ट्रपति को जो वीटो की शक्ति प्राप्त होती है उसका आधार संविधान का अनुच्छेद 111। क्लियर है बात? चलिए, तो 2 प्रकार की शक्ति आपने पढ़ ली है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति के तहत ही राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। तब आप सबके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जोधपुर एंड जयपुर क्लासरूम। जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फिर अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, उनका सपना है कि मैं एक अधिकारी के रूप में अपना नाम, अपने परिवार और अपने समाज में अच्छा करूं, उनके लिए उत्कर्ष लेकर आया है एक विशेष आरएस फाउंडेशन बैच, जो जोधपुर और जयपुर दोनों जगह से है। ये बैच जो है वो स्टैंडर्ड जो है उसकी फीस है 32,000 रुपये और बाकी जो है 37,000 रुपये। तो अभी आप जो हैं वो उत्कर्ष ऐप पर जाकर इस बैच को ले सकते हैं। जो लाइव फ्रॉम जो है वो क्लासरूम से रहने वाला है, यानी लगभग 12 से 15 महीने की अवधि इस बैच में होती है। आरएस मुख्य परीक्षा, आरएस प्री और इंटरव्यू तक की तैयारी आपको इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से करवाई जाती है, इसलिए मौका नहीं चूकें और तुरंत जाकर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है LFS, यानी ऑफलाइन जैसा भरोसा, ऑनलाइन जैसी सुविधाएं, यानी लाइव फ्रॉम क्लासरूम। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्लासरूम की क्लासें चल रही होती हैं ऑफलाइन, उसी को आपके ऐप के माध्यम से लाइव कर दिया जाता है और आप घर बैठे ऑफलाइन जैसी फील, क्योंकि बहुत सारे ऐसी स्थितियां होती हैं कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बेहतरीन विकल्प है जिसमें 1800 से ज़्यादा घंटे का लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज आपकी होने वाली है। 1800 से ज़्यादा घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज। DPPN क्लास की जो भी PDF, जो भी अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, इसकी भी कंप्लीट PDF जो है वो आपके ऐप में उपलब्ध होगी। आंसर राइटिंग का अलग अलग जो है वो सेशन आपको करवाया जाएगा। स्पेशल ऑफलाइन सेशन ऐप लाइव के माध्यम से होगा। डेली 5 घंटे आपकी क्लास रहने वाली है। डिटेल में जो है वो आपके क्लास नोट्स रहने वाले हैं। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन ई बुक आपको मिलने वाली है। इनके अलावा करंट अफेयर्स की समय समय पर आपके लिए क्लासेस भी होती रहती हैं। सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स आपको मिलने वाले हैं। वीकली 70+ टेस्ट इसमें होते हैं। PYQ प्री प्लस मेंस और RS रैंकर और साथ में मेंटरशिप सेशन जो हैं वो भी समय समय पर आयोजित करवाए जाते हैं। अगर आपका सपना है एक अधिकारी बनने का, आपकी इच्छा है सिविल सेवा में जाने की, तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए और तुरंत जाकर उत्कर्ष ऐप में जाइए और अपने कोर्स को ज्वाइन करिएगा और रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक आपके लिए जो है वो है राष्ट्रपति से संबंधित ही राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में
क्या क्या बातें आपको ध्यान में। वैसे डायरेक्ट रूप में राष्ट्रपति को ज्यादा न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में राष्ट्रपति जो हैं वो कॉलेजियम की सिफारिश पर इन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहला बिंदु। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सिफारिश के आधार पर करते हैं, कॉलेजियम। और कॉलेजियम में 5 व्यक्ति होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ये 5 न्यायाधीश मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश कौन होने वाला है। चलिए तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है वो अनुच्छेद 143। ये अभी अभी करंट के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 143 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, दी गई परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। लेकिन यदि मामला संविधान के लागू होने से पूर्व का है तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति उसे भी मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में परामर्श कौन देगा, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक परामर्शदात्री पीठ का गठन किया जाता है और जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। और परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति स्वयं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर महान न्यायवादी जो सरकारी वकील होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, और वो इसमें भाग लेता है। तो चलिए बात करते हैं 143 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 143 कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। दूसरी बात, दी गई परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं। दी गई परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, पहली बात। दूसरी, यदि संविधान के पूर्व का मामला है, यदि संविधान लागू होने से पूर्व का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य नहीं होंगे। एक तो यहां तक ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और दी गई परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। लेकिन यदि मामला संविधान के लागू होने से पहले का है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी होंगे अगर संविधान के लागू होने के बाद का मामला होगा, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए
राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यदि मामला वर्तमान का है तो सुप्रीम कोर्ट न परामर्श देने के लिए बाध्यकारी है और न ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी है। आपने देखा होगा कि अयोध्या वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने से मना कर दिया। और अभी हाल ही में अनुच्छेद 200 और 201 के से जुड़ा एक मामला जो था उसमें राष्ट्रपति जी ने परामर्श मांगी है। इससे पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगी गई, वो अपन अलग से लिखेंगे। और 1951 में सबसे पहले दिल्ली विधि अधिनियम जो है, उस दिल्ली विधि अधिनियम में सबसे पहली बार जो है वो परामर्श मांगी गई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, परामर्श कौन देगा, किस टाइप से देगा। अब परामर्श की ये व्यवस्था जो हमने कनाडा से ली है, इसमें एक बात और ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में महान न्यायवादी उपस्थित होते हैं। अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी उपस्थित होते हैं। वो परामर्श देने हेतु 5 सदस्यों की परामर्शदात्री पीठ का गठन किया जाता है। 5 सदस्यों की परामर्शदात्री पीठ का गठन किया जाता है। सबसे पहली बार परामर्श जो है 1951 में दिल्ली विधि अधिनियम किसके संदर्भ में मांगी गई थी, दिल्ली विधि अधिनियम के संबंध। और अंतिम बार जो अभी 2025 में अनुच्छेद 200 और 201 के तहत अनुच्छेद 200 में है कि राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त होगी, और राज्यपाल इस बिल को अगर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त होगी, वो है 200। तो वापस से देखिए अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल के संदर्भ में राज्यपाल को प्राप्त शक्ति, और राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। क्लियर है। और राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त होगी वो अनुच्छेद 201 में होगी। राष्ट्रपति से स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति जो है वो स्वीकार करने से मना भी कर सकते हैं पुनर्विचार के पश्चात। क्लियर है। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 143। अब इसी न्यायिक शक्तियों से संबंधित एक अनुच्छेद है 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है, समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति, और समाधान की शक्ति में 5 प्रकार की समाधान शक्तियां इसमें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली जो है वो है क्षमा, दूसरी है उसे आप लघुकरण बोलते हैं, तीसरी है उसे आप परिहार बोलते हैं, चौथी है उसे आप विराम बोलते हैं, और 5वीं है उसे आप प्रविलंबन बोलते हैं। कितने प्रकार की समाधान शक्ति होगी है, 5। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। क्षमा का मतलब होता है सजा को पूर्णतः माफ कर देना, सजा को पूर्णतः माफ कर देना।
माफ कर देना, कि जा बेटे क्या कर, मौज कर, सजा को पूर्णतः माफ कर देना। लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति या सजा के स्वरूप में परिवर्तन करना। सजा की प्रकृति या सजा के स्वरूप में क्या करना, परिवर्तन। प्रकृति या स्वरूप का मतलब होता है, सजा की प्रकृति या स्वरूप का मतलब इसमें ध्यान रखना है कि किसी को कठोर कारावास मिला था, उस कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया, तो बताओ सजा की प्रकृति या स्वरूप में क्या हुआ है, परिवर्तन। तीसरा, परिहार का मतलब है सजा की अवधि को कम करना। सजा की अवधि को क्या करना, कम करना। यदि राष्ट्रपति किसी सजा की अवधि को कम करते हैं तो वो है आपकी परिहार। जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। कारावास पहले भी कठोर था, कारावास अब भी कठोर है, लेकिन पहले कठोर कारावास था, अब भी कठोर है, लेकिन अवधि को देखिए, अवधि को कम करना इसका मतलब तो कौन सा है, परिहार। केवल प्रकृति या स्वरूप में बदलना इसका मतलब क्या है, कठोर का साधारण कारावास में बदला, वो लघुकरण। विराम का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों में सजा को स्थगित करना। विशेष परिस्थितियों में सजा को स्थगित करना, विशेष परिस्थितियों में सजा को स्थगित करना। और प्रविलंबन का मतलब होता है सामान्य परिस्थितियों में सजा को स्थगित करना। सामान्य परिस्थितियों में सजा को स्थगित करना, सामान्य परिस्थितियों में सजा को। विशेष परिस्थितियों का मतलब क्या हुआ, किसी गर्भवती महिला को फांसी की सजा हो रही थी और उस पर अगर रोक लगा दी, गर्भवती महिला को फांसी की सजा पर रोक लगाने का मतलब है, वो आपको ध्यान रखना है, गर्भवती महिला को फांसी की सजा पर रोक लगाना मतलब वी का मतलब विराम और वी का मतलब विशेष परिस्थिति। जल्दी से इसको देखिएगा। वी का मतलब विराम और वी का मतलब विशेष परिस्थिति। जल्दी से देखिए, फिर अपन इसमें दो वाद भी देखेंगे, एक मारूराम बनाम भारत संघ, एक केर सिंह बनाम भारत संघ। जल्दी से देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, दो वाद इसमें आपको अलग से ध्यान रखना, यहां तक नोट कर लिया होगा। दो वाद कौन कौन से हैं, एक तो पहला वाद आपको ध्यान रखना, वो है मारूराम बनाम भारत संघ। मारूराम बनाम भारत संघ, और ये मारूराम बनाम भारत संघ वाद जो है वो कौन से वर्ष का है, 1983। देखिए, मारूराम बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति इन समाधान शक्तियों का प्रयोग, समाधान शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति इन समाधान शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति इन समाधान शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्री परिषद की परामर्श से करेंगे। मंत्री परिषद की परामर्श से करेंगे, मंत्री परिषद की परामर्श से करेंगे। ये बात है
मारूराम बनाम भारत संघ 1983। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना वो है केर सिंह बनाम भारत संघ, केर सिंह बनाम भारत संघ। और केर सिंह बनाम भारत संघ 1987 की बात है। इसमें दो तीन बातें सुप्रीम कोर्ट ने की। पहली कही कि समाधान शक्ति का प्रयोग, समाधान या समय याचिका कह सकते हैं इसको, समय याचिका स्वीकार करना, समय याचिका स्वीकार करना राष्ट्रपति का विवेक है, राष्ट्रपति की स्वयं विवेकीय शक्ति है। स्वयं किसी भी समय याचिका को स्वीकार करे कि नहीं करे ये राष्ट्रपति खुद का विवेक तय करेगा। यानी समय याचिका पर निर्णय करना तो मंत्रिपरिषद की परामर्श लेनी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति को किसी समय याचिका को स्वीकार करना है या समय याचिका को स्वीकार नहीं करना है ये राष्ट्रपति का विवेक तय करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्णय, राष्ट्रपति का निर्णय न्यायालय के निर्णय से भिन्न हो सकता है, न्यायालय के निर्णय से भिन्न हो सकता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, उसका पुनरावलोकन नहीं होगा, उसका पुनरावलोकन नहीं होगा। और तीसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि समय याचिका लिखित रूप में लगानी होगी। समय याचिका का स्वरूप लिखित होना चाहिए, समय याचिका का स्वरूप कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। ये दो बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एक मारूराम बनाम भारत संघ और दूसरा कौन सा है, केहर सिंह बनाम भारत संघ। जल्दी से देखिएगा, मारूराम बनाम भारत संघ 1983 की बात है और केर सिंह बनाम भारत संघ जो है वो कौन से वर्ष की बात है, 1987। दोनों अच्छे से आपको नोट करने, मारूराम बनाम भारत संघ और केर सिंह बनाम भारत संघ। जल्दी से नोट करिए। फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को लेकर। चलिए अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति को कुछ ज्यादा इस टाइप की वित्तीय शक्तियां प्राप्त नहीं होती, फिर भी कुछ कुछ बातें यहां से अच्छे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। जैसे सबसे पहले यदि अपन बात करें तो संविधान का एक अनुच्छेद है 112 और 112 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पेश करवाते हैं, बजट पेश करवाते हैं। तो ध्यान रखना, बजट पेश करते तो कौन है, वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन बजट पेश करवाते कौन है, राष्ट्रपति। ये इसी बार आईएएस के एग्जाम में पूछा था प्री में कि प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किन के द्वारा पेश करवाया जाता है,
राष्ट्रपति के द्वारा पेश करवाया जाता है। दूसरा ध्यान रखना है, धन विधेयक व अनुदान मांगे, धन विधेयक व अनुदान मांगे, अनुदान मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या की जाती है? पेश। धन विधेयक व अनुदान मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जाती है। तीसरा आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 267, इसमें लिखा है कि देश की आकस्मिक निधि पर, देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का क्या होता है? नियंत्रण। देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का, जबकि देश की जो संचित निधि होती है उस संचित निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का नहीं होकर संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। और आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का। फिर एक अनुच्छेद 280 कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पश्चात, प्रति 5 वर्ष पश्चात जो है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का क्या करते हैं? गठन। और उसी वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों में धन का क्या किया जाता है? आवंटन किया जाता है। तो यहाँ से आपको अच्छी बात और ये ध्यान रखें, जैसे जैसे आप केंद्र में पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 202 में लिखा है कि राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राज्य का बजट पेश करेंगे। राज्य का धन विधेयक और अनुदान मांगे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश की जाएगी। 267(2) में लिखा कि राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होगा। और 243(I) और 243(Y) में लिखा हुआ है कि राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राज्यपाल जो राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं उसका काम होता है कि हमारे लिए जो पंचायती राज जो नगरीय निकाय संस्था हैं उनके लिए धन का आवंटन करना। किसके लिए? पंचायती राज और नगरीय निकाय के लिए। जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्यों के मध्य धन का क्या करना? आवंटन करना। अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके? 16वें के अध्यक्ष बन चुके हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आप ध्यान रखना है कौन थे? के.सी. नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर, विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी, वाई.वी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, एन.के. सिंह। और अभी 16वां वित्त आयोग और 16वें के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया। कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनघड़िया। और आपको ये ध्यान रखना, अरविंद पनघड़िया जो हैं वो राजस्थान के निवासी हैं। और दूसरा, अरविंद पनघड़िया जो हैं वो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया रहे थे। और अभी 16वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। तो ये आपके राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां होगी? न्यायिक शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियों को जब आप पढ़ते हैं ना उसको भी आप तुलना करके देख सकते हैं। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श ली जाती है। यह भी 2023 के आरएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा कि एक राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय किन किन की परामर्श ली जाती है? एक तो परामर्श ली जाती है वो आपके होती है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या ली जाती है? परामर्श ली जाती है। दूसरा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये बात अनुच्छेद 219 में लिखी है। तीसरा, 233 से कह रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, जिला न्यायालय होंगे, उन जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भी राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से की जाती है। अभी राजस्थान में टोटल 36 जिला न्यायालय हैं। 36 में 33 तो पुराने जिले के रह गए, 2 जोधपुर में है और 3 जयपुर में। 33 और 3 एक्स्ट्रा हो गई, आपके कितने हो गए? 36। नागौर का जिला न्यायालय नागौर में नहीं है, नागौर का जिला न्यायालय मेड़ता में है, और बाड़मेर का जिला न्यायालय बाड़मेर में नहीं है, बाड़मेर का जिला न्यायालय बालोतरा में। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको अलग से ध्यान रखनी होती है। चलिएगा, अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की कूटनीति। आपातकालीन शक्तियों को अपन अलग से देखेंगे। राष्ट्रपति की कूटनीति की शक्तियां,
ये 50 शब्द में प्रश्न हो सकता है। कूटनीतिज्ञ शक्तियां, राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्तियां। देखिए कूटनीतिज्ञ शक्तियों की यदि अपन बात है तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कूटनीतिज्ञ शक्तियों में नंबर 1 पे, और वो है अनुच्छेद 53(2). और 53(2) कह रहा है कि दोनों सेनाओं, यूं कह सकते तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, जबकि तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा है सेना अध्यक्षों व फील्ड मार्शलों की नियुक्ति, सेना अध्यक्षों व फील्ड मार्शलों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेना अध्यक्षों फील्ड मार्शलों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है विदेशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में, विदेशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक जो भी उच्चायुक्त और राजदूत होते हैं उनकी भी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। आपने देखा होगा ऐसे देश जो राष्ट्रमंडल के अधीन देश हैं उसमें जो भारत का प्रतिनिधि जाता है उसे तो आप बोलते हैं उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, और बाकी देशों में कौन होता है? राजदूत होता है। और जब भी दो देशों के बीच में संबंध खराब होते हैं तो ऐसी स्थिति में उच्चायुक्त और राजदूत को वापस बुला लिया जाता है। प्रत्येक देश में हमारा एक दूतावास होता है, और दूतावास का जो हेड होता है उसे अपन राजदूत बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है कि विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति करना, उच्चायुक्त की नियुक्ति करना, विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति करना। नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है विदेशी राजदूत जिनकी नियुक्ति भारत में हुई है, जिनकी नियुक्ति भारत में हुई है, उनसे परिचय प्राप्त करना, उनसे क्या प्राप्त करना? परिचय प्राप्त करना। ये भी काम किनका होता है? राष्ट्रपति का। तो इसको आप नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति की कूटनीतिज्ञ शक्तियां। कौन सी शक्तियां होती है? कूटनीतिज्ञ शक्तियां। जल्दी से देखिएगा। नोट कर लिया। चलिए एक अंतिम बात राष्ट्रपति और राज्यपाल के
विशेषाधिकारों से जुड़ी है उसको भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। फिर आपातकालीन शक्तियों को अपन अलग से किसी सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि आपातकालीन शक्ति अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपातकालीन शक्तियों का मतलब 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति अपन देखते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो उसको अपन अलग से किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के 4 प्रकार हमने देखे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, जिसमें आप राज्यपाल से तुलना करके बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। दूसरी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसको मैंने तुलना करके बताया, यानी 2 टॉपिक अपन साथ में लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। और तीसरा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, जिसको अपने राज्यपाल के साथ, और चौथी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। हाँ, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को समाधान शक्ति है, तो 72 में जैसे 89 जोड़ेंगे तो 161 में राज्यपाल को भी समाधान शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को स्थगित कर सकता है, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालय के संबंध में राज्यपाल को कोई समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय के संबंध में भी शक्ति प्राप्त होती है। और अंतिम बात करते हैं, वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कौन सा है? 361। इसमें 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसे विशेषाधिकार के नाम से अपन जानते हैं। सबसे पहले है कि कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य को लेकर, कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उन्होंने कोई भी काम किया तो उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात लिखी गई है कि कार्यकाल के दौरान आपराधिक या अपन यूं कहें फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। कोई भी आपराधिक मामला कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर दर्ज नहीं होगा। तीसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, किसी भी न्यायालय में न तो पूछताछ हेतु बुलाया जा सकता है, न तो पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और न ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। न ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। और लास्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि यदि दीवानी मामला दर्ज करना है, यदि सिविल या दीवानी मामला दर्ज करना है तो 2 माह पूर्व क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी। 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। ये भी बात आपको अच्छे से इसमें क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार जो हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं? 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया। कौन सा अनुच्छेद ध्यान रखेंगे आप? 361, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकारों में भी क्रम भी आपको वही ध्यान रखना है जिस क्रम में ये लिखे गए। पहला, कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्य किया है तो उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। दूसरा, कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला यानी कोई भी फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। तीसरा, कार्यकाल के दौरान उनकी न तो गिरफ्तारी होगी और न ही कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेंगे, और न ही किसी भी न्यायालय में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और नंबर 4 पे है कि कार्यकाल के दौरान अगर उन पर किसी भी प्रकार का कोई सिविल मामला दर्ज करना है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 2 माह पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। आपातकालीन शक्तियों की यदि अपन बात करें तो आपातकालीन शक्तियों को अपन 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां,
और आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है, अपन अलग से पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां अपन देखते हैं। एक अनुच्छेद 352 है, एक अनुच्छेद 356 है, एक 360 है। 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात की बात है। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इसमें भी आपको 5 चीजें पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है? 5 चीजें। सबसे पहले इसका कारण पढ़ना होता है, क्यों लगाया जाता है, फिर इसके लगाने की क्या प्रक्रिया है, अब तक कितनी बार लगा है, हटाने की क्या प्रक्रिया है, और क्या इसे न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन इसको लेकर अपन एक अलग से सेशन में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नए टॉपिक के साथ। और मेरी इच्छा है कि इस बार के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं आपकी समझ को ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन करें। इसके लिए वो नया टॉपिक संविधान, ऐसे खूब सारे पॉलिटी के टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे समान नागरिक संहिता क्या है, यूसीसी, जिसका नाम आप बार बार सुनते ही है, क्या इनकी आवश्यकता है, इनके लागू होने से क्या इफेक्ट होंगे, लागू नहीं होने से क्या स्थितियां हैं, उसको लेकर। जैसे संविधान का मूल ढांचा बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ये है क्या मूल ढांचा, इसको लेकर हम बात करेंगे। केशवानंद भारती मामला क्या है, जागीरदारी व्यवस्था क्या है, 9वीं अनुसूची क्या है, दल बदल को लेकर बार बार चीजें ये आ रही है, दल बदल क्या है, सांसदों और विधायकों की सदस्यता किस किस आधार पर समाप्त हो सकती है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।